हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, किसी भी टाइम में देखो, सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आदर और सम्मान। और साथ ही साथ व्यूअर्स, आप सभी को ये पता है कि पिछली वीडियो में हम लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, लाइट में जो टॉपिक्स आगे हैं उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे रिफ्रैक्शन पढ़ चुके नहीं, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हो, रिफ्रैक्शन नहीं। तो रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन हमने नहीं पढ़ा हुआ है। आज हम उसी में आगे की टॉपिक रिफ्रैक्शन देखेंगे कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, या फिर इसमें कैसे लाइट बेंड होती है, लाइट का इसमें क्या रोल होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिफ्रैक्शन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन की हिंदी आपको पता है अपवर्तन होती है। जो रिफ्रैक्शन होता है इसकी हिंदी क्या होती है? अपवर्तन होती है। अब पहले नंबर इस पे जो बात उठती है वो पूछता है कि अपवर्तन किसे कहते हैं, या फिर व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन जानने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ मीडियम्स के बारे में जानना है। मीडियम क्या होता है, क्योंकि हमारा जो ये रिफ्रैक्शन है ना वो मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम क्या होता है? जैसे मान लो आपको कहीं जाना है तो आप क्या करते हैं, अपने लिए किसी साइकिल या बाइक की ज़रूरत समझते हैं, तो उसी के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करते हैं। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो किससे जाते हैं? साइकिल से या बाइक से, कार से, जो जिसके पास अवेलेबल हो उसी के थ्रू आप क्या करते हैं, उससे जाते हैं। वैसे ही रिफ्रैक्शन में क्या कहता है कि जैसे लाइट रिफ्रैक्ट करनी है तो उसके लिए उसे मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की। मीडियम का मतलब ही होता है कि एक ऐसा पदार्थ जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब जैसे लाइट को एक प्लेस से अदर प्लेस पर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी? मीडियम की। तो मीडियम का मतलब माध्यम होता है। माध्यम का मतलब जिसका जरिया, एक प्रकार का क्या कहते हैं हम उसको? जरिया कहते हैं। तो हमारे इस अपवर्तन में, रिफ्रैक्शन में दो मीडियम हमें देखने को मिलते हैं। एक रेयर मीडियम मिलता है और दूसरा कौन सा मिलता है? डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम किसको कहते हैं? रेयर मीडियम क्या होता है? देखो, रेयर की हिंदी होती है बिरल। रेयर की हिंदी क्या होती है? बिरल होती है, जबकि डेंसर की हिंदी क्या होती है? सघन होती है। बिरल का मतलब ये है कि जैसे ये मेरी पांचों उंगलियां हैं, पांचों उंगलियों में आप ध्यान से देखिए, जब मैंने ऐसे क्या कर दिया, इनको फैला दिया, ऐसे इस टाइप से कुछ फैला दिया। फैलाने के बाद आप देखिए ये सभी उंगलियां आपस में क्या हैं? दूर दूर है ना। तो इसे हम कहेंगे कि ये रेयर मीडियम है। इसको मान लो ये पार्टिकल्स है, फिंगर ना मानकर हम क्या मान लेते हैं? पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल्स कैसे हैं? दूर है। अब जब पार्टिकल्स दूर होते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो रेयर मीडियम में है। देखिए जैसे इसमें क्या है कि मान लो एक जंगल है, कोई जंगल है और उसमें क्या है कि पौधे लगे हुए हैं। पौधों में देखिए कि हमने 4 पौधे लगा रखा है। कितने पौधे? 4 पौधे लगा रखा है। तो इसमें जो पहला वाला पौधा है, दूसरा वाला भी है, तीसरा और चौथा, ये चारों एक दूसरे से काफी दूरी पर नजर आ रहे हैं आपको। देखो ये चारों क्या हैं? एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रेयर मीडियम में है। या फिर आप कह सकते हैं किसी पार्टिकल्स को ले लीजिए। पार्टिकल्स यदि क्या होते हैं, इनकी डिस्टेंस मैक्सिमम होती है 1 to अदर, मतलब एक दूसरे से जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, अगर वो दूर होती है तब उसे मीडियम को कहते हैं रेयर मीडियम। ठीक है, मतलब जहाँ पर पदार्थ के कण दूर होते हैं ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं? बिरल माध्यम कहते हैं। ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं? बिरल माध्यम। अगला है आपका डेंसर मीडियम।
डेंसर मीडियम का हिंदी क्या होता है? सघन माध्यम। और सघन का मतलब क्या होता है? पास पास। सघन, इससे नाम से ही मतलब है घना। घना का मतलब क्या होता है? एकदम पास। एकदम क्या होता है? पास। आप इसको किसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं? जैसे आप सॉलिड को देखते हैं ना, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत ही पास पास। इसके अकॉर्डिंग सघन माध्यम के अकॉर्डिंग, जैसे डेंसर मीडियम में मैंने आपको बताया कि इसमें जो कण होंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा या जो कुछ भी होगा, आप कुछ भी सपोज कर लीजिए, यदि वो एक दूसरे के पास पास हैं तो रेयर मीडियम, सॉरी एक दूसरे से दूर दूर हैं तो रेयर मीडियम, और बहुत पास पास हैं तो वो क्या है? डेंसर मीडियम। जैसे यहाँ पर देखो, ये कुछ मान लो ट्रीज हैं और ये कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो इसमें क्या किए गए हैं? रखे गए हैं। तो अब इनके बीच की गैपिंग देखिएगा, गैपिंग बहुत कम है। गैपिंग कैसी है? बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि जब गैपिंग कम होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो मीडियम ऑलवेज डेंसर मीडियम होता है। अब हम अपने साइंस के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लो वाटर है और ग्लास है, ठीक है। अब दोनों के बीच हमें बताना है कौन सा रेयर मीडियम में है और कौन सा डेंसर मीडियम का है। तो आपको पता है कि जो वाटर होता है, वाटर घना नहीं होता, मतलब इसके पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं। वाटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए ये रेयर मीडियम में आता है। कौन से मीडियम में आता है? रेयर मीडियम में। लेकिन ये जो ग्लास है वो किस मीडियम में आएगा? डेंसर मीडियम में। ग्लास किस में आएगा? डेंसर मीडियम में, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। तो आपको समझ में आया कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। डेंसर का मतलब इसी से समझ लो कि जैसे आपकी 5 फिंगर्स है, यदि ये फिंगर्स एक दूसरे से ज्वाइंट हो गई कुछ इस तरह से, तो समझ लेना वो डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का मतलब ही होता है कि एकदम पार्टिकल्स का पास पास होना। समझ रहे हो? पार्टिकल्स यदि पास पास हो गए तो वो डेंसर मीडियम, पार्टिकल्स यदि दूर दूर हो गए तो वो रेयर मीडियम। अब हम बात करते हैं आपका रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं? एक ऐसा सरफेस ले लेते हैं जिस पर हमें लाइट को क्या करनी है? इंसिडेंट करानी। हमने क्या कर लिया? एक सरफेस ले लिया, ठीक है। प्लेन सरफेस है। सरफेस कैसा है? प्लेन सरफेस है, एकदम समतल है। कहीं कहीं इसको सीमा पृष्ठ भी लिखा जाता है। सीमा पृष्ठ का मतलब क्या होता है? बॉर्डर सरफेस। जहां पर एक मीडियम खत्म हो और दूसरा मीडियम स्टार्ट हो जाए उसे बॉर्डर कहते हैं। अब इसको प्लेन सरफेस सपोज करो या फिर बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया एक प्लेन सरफेस है। जैसे आप देखते हैं भारत और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है ना, जहाँ पर भारत खत्म है और पाकिस्तान शुरू है, उन दोनों के बीच एक लाइन है। ये समझ लो तुम्हारा इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है, और ये क्या है? पाकिस्तान है। इंडिया और क्या है? पाकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान में देखिएगा कि बीच में जो लाइन गई है, ये तो आप भली भांति जानते हैं, उसमें भी बॉर्डर होता है। इंडिया और पाकिस्तान में क्या है? बॉर्डर है। ये आपको पता है ना कि समझ लो एक क्या है? इंडिया है और दूसरा क्या है? पाकिस्तान, और ये इनके बीच का बॉर्डर है, ठीक है। जैसे इंडिया हमारा पहला मीडियम हो जाएगा और पाकिस्तान हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड मीडियम हो जाएगा। 1 मीडियम और सेकंड मीडियम। तो यहाँ पर देखिएगा हम फर्स्ट मीडियम को नाम दे दें, चाहे डेंसर मीडियम या फिर रेयर मीडियम। फर्स्ट मीडियम ये है हमारा और सेकंड मीडियम ये है, ठीक है। ये हमने 2 मीडियम ले रखा है। समझ लो इंडिया और पाकिस्तान को ले लिया है। अब हमने क्या किया? इंडिया में लाइट गिराया, ये लाइट यहाँ पर आई, तो हो सकती है इस बॉर्डर से, इस सीमा पृष्ठ से टकराने के बाद या तो ये बहुत दूर चली जाए,
या फिर ये क्या हो जाए, एकदम पास आ जाए। अगर हम इस पर नॉर्मल ड्रा करें, यदि कोई नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, तो हो सकता है ये लाइट रेज इस नॉर्मल के थ्रू काफी दूर हो जाए, या फिर हो सकता है कि यही जो लाइट रेज यहां से आई है एक मीडियम से, मैंने नाम नहीं दिया है अभी, कौन से मीडियम से आ रही है लाइट रेज ये मैंने नाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ सपोज किया ये हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये हमारा सेकंड मीडियम है। कोई भी दो मीडियम ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है रेयर और डेंसर दो प्रकार का मीडियम इसमें अप्लाई होगा। तो हमने मान लिया कोई भी रेयर कोई भी डेंसर है, अभी हमने मान नहीं रखा कौन सा है, हमने मान लिया फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा मीडियम है, तो उस टाइम में हमने क्या किया, एक लाइट रे लिया और उसे प्लेन सरफेस पे या बॉर्डर पृष्ठ पे क्या किया, हमने बॉर्डर सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराया। अब जब लाइट इंसिडेंट हो गई, जरूरी नहीं है ये लाइट सनरेज ही हो, जरूरी नहीं है ये, इसके लिए आप टॉर्च भी, सऊदीया वाली टॉर्च भी यूज कर सकते हैं। अगर मौसिया गए हों जैसे तो उनसे मंगवा लीजिए, ठीक है, तो वो वाली भी टॉर्च आप यूज कर सकते हैं, या 10 वाली भी, समझ रहे हो, कोई भी सनरेज हो यदि आप इंसिडेंट कर रहे हैं तो प्लेन सरफेस पे गिरने के बाद यदि वो नॉर्मल से बहुत दूर भग जा रही है, समझ रहे हो, नॉर्मल से काफी दूर भग जा रही है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो काफी दूर रेज चली जाए, या फिर हो सकता है रेज बहुत ही पास आ जाए, किसके, नॉर्मल के बहुत पास आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जहां पर क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, जब जैसे मान लो एक सीट है, ये डेस्क है, ठीक है, इस पे अब आपको 5 लोगों को बिठा दिया गया, कितने लोगों को बिठा दिया गया है, 5 लोगों को बिठा दिया गया है, और एक सीट है जिसपे केवल 2 लोगों को बिठा रखा है। अब यहाँ पर देखिए सफोकेशन कहाँ सबसे ज्यादा होगा, मतलब लोगों को घबराहट सबसे ज्यादा कहाँ होगी, यहाँ 5, जहाँ पर 5 बैठे हुए हैं वहां पर। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कोई बैठेगा वो बहुत पास पास बैठेगा, और जब कोई चीज उसमें से ले जाओगे तो वो उन दोनों से छू जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से कुछ लेके जा रहे हो तो आराम से जाएगी और पार निकल जाएगी फटाफट, समझ रहे हो, 2 लोगों के बीच अगर कोई आदमी भी यहाँ से निकलना चाहे तो आराम से निकल सकता है। अब यहाँ निकलने के लिए उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, होता है कि नहीं होता। बस सेम टू सेम अगर लाइट रेज डेंसर मीडियम से आ रही है और रेयर मीडियम से जा रही है, ये मीडियम हमारा रेयर हो जाए और ये डेंसर हो जाए, तो ये जो लाइट है वो जब डेंसर से रेयर में आएगी, तो रेयर का मतलब विरल होता है, यहाँ पर पार्टिकल्स पास पास ना होकर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो ये जो लाइट रेज आएगी ना वो काफी दूर भग जाएगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारी जगह होगी, और बहुत सारी जगह होगी तो ये लाइट रेज को क्या करेगा, अधिक फैलाएगा या अधिक दूरी पर लेके जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि डेंसर मीडियम से जब लाइट रेज रेयर मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल से क्या होती है, दूर भग जाती है। इन केस जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, और यही जो होल इंसिडेंट है ना, जो हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब देखो इन केस हम 2 फिगर लेते हैं, एक फिगर ये लेते हैं और दूसरा फिगर यहाँ पर ले लेते हैं, दोनों फिगर को हमने क्या कर लिया, ले लिया है। एक फिगर यहाँ बनाएंगे, ये दूसरा फिगर है, ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। हमने मान लिया ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब मीडियम का नाम लेते हुए चलेंगे। पहला मान लिया हमने कि ये क्या है, डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। और ये कौन सा है, रेयर मीडियम। ये कौन सा है, रेयर मीडियम।
ठीक है, अब इसमें हम उल्टा मानेंगे, इसको मानेंगे रेयर, क्या मान लेंगे, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम मान लेंगे, और इसको मान लेंगे डेंसर मीडियम, क्या मान लेंगे, डेंसर मीडियम। ठीक है, दोनों में हमने अपोजिट माना हुआ है, एक में डेंसर को ऊपर लिया है और एक में रेयर को। ठीक है, जो रेयर है, रेयर मीडियम है, जो रेयर में, सॉरी रेयर हो गया, रेयर मीडियम, यहां पर देखिए रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम है और दूसरा रेयर मीडियम है। तो हमने ये डेंसर मीडियम ले रखा है, ये रेयर, इसमें ये रेयर है और ये क्या है, डेंसर है, दो है। अब हमने क्या किया है, ये जो मीडियम्स हैं इस पे हम लाइट रेज को इंसिडेंट कराएंगे। क्या करेंगे, लाइट रेज को इंसिडेंट करेंगे। जब कोई लाइट रेज इस सरफेस पे गिरेगी, सरफेस कैसा होता है, प्लेन, कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, याद रखना सरफेस कैसा होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, या बॉर्डर सरफेस भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा डेंसर मीडियम से लाइट रेज आई, कोई भी लाइट रेज, सन रेज क्या होती है, इस बॉर्डर सरफेस पे आती है और फिर इस पर इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होती है, जैसे ही रेयर मीडियम में इंटर करती है ये काफी दूर भग जाती है। क्या होती है, काफी दूर भग जाती है, ये कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं और देखते हैं कि जब कोई सन रेज या फिर लाइट रेज क्या हो रही है, इस सरफेस पर गिर रही है, तो ये नॉर्मल से बहुत दूर भग रही है। यहाँ पे क्या होता है, अब रेयर मीडियम से कोई लाइट रेज इस प्लेन सरफेस पे गिराएंगे और फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये लाइट रेज यही झुक जाती है, यही कहीं रुक जाती है, समझ रहे हो, फैलती नहीं है, बहुत नहीं फैलती है, एकदम पास आ जाती है। तो हमने क्या देखा कि जब कोई नॉर्मल ड्रा किया तो जब रेयर मीडियम से लाइट रेज डेंसर मीडियम में आ रही थी तो ये लाइट रेज क्या हो गई, इस तरफ नॉर्मल की ओर ज्यादा बेंड हो गई, नॉर्मल की ओर क्या हो गई, ज्यादा बेंड हो गई। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जब कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो रेयर मीडियम में जाने पर ये क्या हो रहा है, नॉर्मल से काफी दूर भाग रही है, काफी डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये नॉर्मल की ओर झुक जा रही है, एकदम से बेंड हो जा रही है। तो इसका मतलब आपको समझ में क्या आता है कि अब रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब बताइए रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो उस टाइम पे आप देखते हैं कि डायरेक्ट लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि यदि कोई लाइट रेज क्या होती है, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में या सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, कहने का मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है इंसिडेंट होने के बाद बॉर्डर सरफेस पर, तो यह क्या होता है, ये लाइट रेज नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है या नॉर्मल से काफी डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं कि ये इंसिडेंट जो है वो क्या कहलाता है, आपका रिफ्रैक्शन कहलाता है। हाँ, याद रखिएगा इसमें कभी भी ये चीजें नहीं हो सकती कि लाइट रेज डेंसर से ही रेयर में जाएगा, मतलब सघन माध्यम से ही विरल माध्यम में जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ ये भी हो सकता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, दोनों केसों में अपवर्तन होना संभव है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अब बाय थ्योरेटिकल, अब जैसे अब समझने को तो हम समझ गए लेकिन बिना थ्योरी लिखे कल्याण नहीं है भैया। बोर्ड्स तुम्हारे के देखो, मार्कशीट की हमें ज़रूरत है, इसलिए क्या करना है, थ्योरी हमें लिखनी है ना, नहीं बप्पा बहुत मारेंगे। देखो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया इसका नाम पूरा कि ये क्या है, प्लेन सरफेस और बॉर्डर सरफेस। इसको कहते हैं हिंदी में सीमा पृष्ठ। सीमा पृष्ठ का मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन कर रहा है, ठीक है। तो हमने पहले मीडियम को ले लिया, कोई भी मान लो, बताया ना अभी, चाहे डेंसर से रेयर में ले जाओ, चाहे डेंसर से रेयर में लाइट रेज लेके जाओ, चाहे रेयर से डेंसर में लेके जाओ, बतिया एक का ही मतलब लाइट रेज पास होगी। लेकिन ध्यान रखना कि किस में लाइट बेंड होगी और किस में लाइट क्या होगी, डिस्टेंस कवर करेगी। समझ रहे हो, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यही आपका मेन टारगेट है। मान लो ये सरफेस का नाम ए और बी, हमने एक सरफेस लिया है, अब इस सरफेस पर लाइट रेज इंसिडेंट कराया और फिर ये लाइट रेज क्या होगी, देखो डेंसर से रेयर में आ रही है, डेंसर से कहाँ आ रही है, रेयर मीडियम में आ रही है। और रेयर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत दूरी पर होते हैं, रेयर मीडियम में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, बहुत दूरी पर होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये समझ में आता है कि अगर ये डेंसर से लाइट बहुत एकदम घुस के आ रही है, मतलब एकदम से पूरी तरह से सफोकेटेड है, एज लाइक ऐसे स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं, अब इनके बीच से हमें पास होना है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के साथ मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी कि नहीं, और जब यहाँ से निकलूँगी और मुझे यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पर केवल एक आदमी बैठा है, पूरी जगह खाली है, तो मैं यहाँ पर आने के बाद कहूँगी अब आराम आया। तो वही लाइट रेज का भी हाल है कि ये लाइट रेज जब यहाँ से आएगी, डेंसर मीडियम से आएगी, तो यहाँ से आने के बाद जैसे रेयर में आएगी ना, एज ए एक्सक्लेमेशन मार्क, ये पहले सांस भरेगी फिर छोड़ देगी, और फिर कहने का मतलब सेंस ये है कि ये एकदम रिलैक्स फील होगी और फिर इसके बाद ये भग जाएगी, बहुत तेजी से फैलेगी। समझ रहे हो, जैसे किसी को बांध के रखो और फिर एकाएक उसे फ्रीडम दे दो, तो वो क्या करता है, सोचता है सारी एरिया में क्या कर जाऊं, घूम जाऊं। तो बस वही है कि ये डेंसर से जैसे रेयर में आया ना, तो ये बहुत तेजी से फैल जाता है, और फिर हमें क्या पता चलता है कि ये नॉर्मल से, अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, और नॉर्मल के थ्रू हम ये बताएंगे कि ये नॉर्मल से काफी दूर हट गई है। तो अब इसकी डेफिनेशन बनती है, डेफिनेशन में कुछ बनाना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। देखो, when a light rays passes through denser medium to rare medium, then its bend or क्या होता है, its bend or covered many distance to normal, ठीक है। ये नॉर्मल है आपका, जो आपको खुद ड्रा करना होता है, ये इसमें से ड्रा नहीं होता है। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये आपका क्या है, अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे नहीं लिखेंगे, रिफ्रैक्टेड रे लिखेंगे। कौन सा रे लिखेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि हम घटना किसकी पढ़ रहे हैं, अपवर्तन की। अगर यही लाइट क्या हो जाती, यहाँ से ही बेंड हो जाती, तो हम उस लाइट रेस को क्या कहते हैं कि वो रिफ्लेक्टेड रे, मतलब परावर्तन की घटना शो करने लगती। समझ में आ रहा है ना। तो यदि कोई, अब अपवर्तन किसे कहते हैं, इनके हिंदी में सुन लो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश किरण, या तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, अपवर्तन। आई होप आपको अपवर्तन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी के थ्रू हम आ जाते हैं, अपवर्तन हमने समझ लिया, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल गया कि रेयर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ
रिफ्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है उसमें केवल और केवल कितने रूल होते हैं? 2 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं? 2 भैया। कितने रूल? 2 मेन, दो परावर्तन में भी, 2 अपवर्तन में भी, मतलब रिफ्लेक्शन में भी, रिफ्रैक्शन में भी, दोनों में 2 ही लॉ होते हैं। और पहला जो है वो दोनों में एक जैसा होता है, बस एक ही आपका जो वर्ड होता है वो चेंज होता है, बाकी सबका चेंज नहीं होता है। जैसे अब हमें रूल बनाना है ना, रूल बनाने के लिए आपको जरूरत नहीं होती याद करने की। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यही फिगर से ही आपको दोनों रूल समझ में आ जाते हैं। पहला रूल क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। ध्यान से देखिएगा, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल जो है वो प्लेन सरफेस के एक ही पॉइंट पर होता है। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो प्लेन सरफेस के एक ही पॉइंट पर होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कि हमारा जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन पॉइंट में होते हैं। पहला रूल यही है कि आपका ये जो है वो एक ही प्लेन पॉइंट पर होता है। दूसरा क्या है? दूसरे में देखिएगा यहाँ ध्यान से कि अगर हम इस पे कोई नॉर्मल ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल लेने के बाद देखते हैं कि एक एंगल होता है, इसमें एक एंगल निकलता है और इस एंगल को, क्योंकि ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के मीडियम मतलब मध्य में बन रहा है, इन्हीं की वजह से बन रहा है, तो इस एंगल का नाम दे देते हैं इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल। ये क्यों दिया गया? क्योंकि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के मध्य का बना एंगल होता है, मिडिल एंगल। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के जो मिडिल में एंगल बनेगा इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे? रिफ्रैक्टेड एंगल। ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के मिडिल में यदि कोई एंगल बनता है तब उसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल, और अगर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच कोई एंगल बनता है तब उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। मतलब अभिलंब और आपतन को, आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण व अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग कहता है कि ये जो बना हुआ है आई एंगल ना, ये जो बना हुआ है आर एंगल, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? इक्वल, एज लाइक रिफ्लेक्शन सेकंड रूल। एज लाइक किसके? रिफ्लेक्शन सेकंड रूल। एक रूल तो मैंने कहा जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दूसरा क्या था? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। सॉरी, दोनों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, वो एक कांस्टेंट में होते हैं। देखो पहला रूल क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल meet on same plane point। ठीक है, ये सभी जो रेज होती हैं वो एक ही पॉइंट पर, प्लेन के एक ही पॉइंट पर क्या होती हैं? मिलती हैं। ठीक है,
दूसरी बात इसमें क्या आती है, जो रूल नंबर सेकंड है वो क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर सेकंड क्या बताता है? रूल नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो एंगल है वो बन तो रहा है लेकिन इक्वल नहीं होगा। भैया ध्यान से देखिएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इंसिडेंट एंगल को आई से डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को भी, जो एंगल है रिफ्रैक्टेड रे से जो बना हुआ है उसको भी हम आर से डिनोट करते हैं। आपको पुराने वीडियो का याद हो अगर, तो हमने रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बना था उसको भी मैंने आर से डिनोट किया था। यहाँ भी इसे आर से ही डिनोट किया जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल बनेगा उसको भी आर से ही डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन रूल ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर लाइन है। कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन है। कैसी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन है। और हमेशा हम देखते हैं ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर लाइन, दूसरी बेस और तीसरी हाइपोटेनियस होती है। समझ रहे हो ना? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस होता है। तो जो हाइपोटेनियस दिख रहा है ना, हाइपोटेनियस हमेशा तिरछा होता है। कैसा होता है? तिरछा होता है, मतलब झुका हुआ होता है। तो यहाँ पर इस फिगर में देखिएगा, ये जो इंसिडेंट रे आती है क्या ये सीधी आती है? ये भी तो तिरछी है ना, ये भी हल्की तिरछी है कि नहीं, बेंड होके आ रही है कि नहीं। इसका मतलब ये किसका रोल अदा करेगी? हाइपोटेनियस का। किसका? हाइपोटेनियस का। और हाइपोटेनियस देन परपेंडिकुलर से जो एंगल बनता है आपका वो क्या होता है? साइन का बनता है। कौन सा बनता है? साइन बनता है, ज्या बनता है। क्या बनता है? ज्या। अगर आप देखें तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है, इसका मतलब क्या है? साइन। इंसिडेंट एंगल की जो ज्या आएगी वही होगी। समझ रहे हो? आपतन कोण की ज्या बनाएगा। ठीक है। और नीचे भी सेम वही है कि ये लाइन तिरछी है ना, देखो ध्यान से, ये लाइन क्या है? तिरछी है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो जा रही है ये भी हाइपोटेनियस का रोल फॉर्म कर रही है कि नहीं। ये देखो हाइपोटेनियस बता रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब ये भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसमें से साइन को ही फॉर्म करेगा। अब आपके माइंड में एक बात और आती होगी कि क्यों ये कॉसेक नहीं बना सकता। तो ये कॉसेक नहीं बनता है क्योंकि इसमें जो है आपका बनता है, आपका ये रेज पहले आती हैं, देन आप इसको क्या करते हैं, देखो रेज आई हुई हैं जो वो परपेंडिकुलर, ये आपने नॉर्मल के अकॉर्डिंग ही इसको बनाया हुआ है। तो जो नॉर्मल आपने पहले से खींचा हुआ था L/K करेंगे तो आपका यही साइन ही फॉर्म करेगा। समझ रहे हो? ये नॉर्मल आपको पहले से ही लेना है, तभी लाइट रेज आप इंसिडेंट कराएंगे, बाद में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ हुए ना कि यहाँ पर जो मतलब एंगल बनेगा वो किसकी ज्या होगा? साइन वाला। और यहाँ पर भी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे? यहाँ पर साइन आर बनेगा। ठीक है। तो हम आज रूल देखते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल का जो साइन है और रिफ्रैक्टेड रे की जो साइन है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होती है। कितनी होती है? कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है? कांस्टेंट होती है। ध्यान से देखिएगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक में होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों किस में होते हैं? एक नियतांक में होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा नियतांक में कब होते हैं? ये नियतांक में कब आएंगे? जब इनका जो लाइट रे होगा, लाइट जो होगी, जो लाइट रेज आएंगी, लाइट रेज वो जब एक जैसी होंगी, मतलब सेम होंगी, तो ही एक ही रंग की होंगी। वो कितने रंग में होनी चाहिए? बस एक सिंगल रंग में। अगर वो सिंगल कलर में है तो ऐसा फॉर्म करेगी, नहीं तो वो फॉर्म नहीं करेगी। तो यहाँ पर कहते हैं सेकंड रूल, पहला रूल क्या था? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला रूल क्या था? पहला नियम बताता है कि जो आपतित किरण है, यहाँ पर देखो, जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपका बताता है कि जो इससे आपतन कोण किसी विशेष रंग के लिए या फिर किसी भी रंग के लिए
जो प्रकाश की आपतन कोण की ज्या है, कौन से कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या है, और अपवर्तन कोण की ज्या है वो हमेशा एक नियतांक में होता है। लेकिन इसकी ज्या होगी तो दूसरा रूल आपको समझ में आया। रिफ्रैक्शन का दोनों रूल समझ में आया। रिफ्रैक्शन में दोनों रूल में सेकंड रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसे रूल को देने के बाद कौन से वैज्ञानिक ने, आपसे पूछा जाता है कौन से वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड रूल दिया था, 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। तो वहां पर आप बताएंगे इस नियम को, इस रूल को किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। क्या किसने दिया था, स्नेल्स लॉ इसको कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ। मतलब इस लॉ को स्नेल ने दिया था। इस लॉ को किसने दिया हुआ था, स्नेल ने दिया हुआ था, इसलिए इसको अदर नेमिंग से भी जानते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कहता है कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर कहीं कहीं यन लिखा होता है कि ये जो इंसिडेंट एंगल की ज्या है और जो रिफ्रैक्टेड एंगल की जो ज्या है वो एक कांस्टेंट में होती है। इसे ही क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ होता है। दूसरा मल्टीपल चॉइसेस में क्या बनता है कि ये जो स्नेल्स लॉ है वो कितने कलर पर बेस्ड होता है, कितने कलर्स की लाइट जो होती है वो बेस्ड होता है उस पर। तो आप लिखेंगे किसी स्पेशल लाइट रेज के लिए, स्पेशल लाइट रे। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भैया रेज में भी स्पेशल रेज कहाँ से आएंगी, तो वो रेज का, स्पेशल रेज का सेंस यहाँ पर है कि सिंगल रेज, जो रेज की लाइटिंग है, जो लाइटिंग कलर्स है उसमें केवल एक सिंगल कलर हो तो वो स्पेशल रे में आएगी। ठीक है, तो मतलब किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक में होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब यहाँ पर जो नियतांक है ना वो क्या सपोज करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या शो करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी से रिलेटेड आ जाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपसे ये भी पूछता है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अपवर्तनांक किसे कहते हैं। क्या पूछता है आपसे, 1 नंबर पे पूछता है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम के लिए आप क्या बताएंगे, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू यन, ये पढ़ा कि नहीं। यन का मतलब कांस्टेंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है कि हमारा जो फर्स्ट मीडियम है और जो सेकेंड मीडियम है, 2 मीडियम्स हैं, एक फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलवेज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर के, या फिर आप इसी को कहते हैं सेकेंड मीडियम अपॉन, सॉरी ये क्या होता है, ये इसके इक्वल होता है। इसका लिखने का अदर सेंस भी है, पहले इतना देख लो फिर बताते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, जब हम एक ही नंबर में पूछता है या 2 नंबर में पूछता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वहां पर एज अ थ्योरी क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, जब हम एक मीडियम के रिस्पेक्ट में, किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम की बात करते हैं, एक रिस्पेक्ट से कंपेराइज करते हैं दूसरे मीडियम को, तो वहां पर जो फॉर्म होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। समझ रहे हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में बात की जाती है तो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एज अ हिंदी परिभाषा क्या कहता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को अपवर्तनांक कहते हैं। ये बात आपको ना बहुत कम समझ में आती है। जैसे आपने क्या कर लिया, 2 व्यक्ति ले लिया, कोई भी 2 व्यक्ति है, ठीक है,
आप क्या कहते हैं, ये क्लास का कोई भी मेंबर है, आपके क्लास है, क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, कोई भी 2 है, ठीक है, कोई भी 2 बच्चा बैठा हुआ है। अब कोई टीचर आता है, ठीक है, क्लास में कोई टीचर इंटर करता है और आप दोनों को देखता है, बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन उनमें से आप दोनों को देखता है। आप दोनों ने इतनी पढ़ाई कर रखी है कि एक दूसरे को कभी भी टेस्ट में फेल नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है, कभी कभी किस्मत साथ ना देकर इस वाले आदमी का आधा ही नंबर ज्यादा हो जाता है। कितना नंबर? हाफ नंबर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और तुम्हारा हाफ नंबर कम हो जाता है। सिर्फ हाफ नंबर की बात कर रहे हैं। जैसा 40 नंबर है तो ये 40 में 40 पा जाता है और तुम 39 हाफ पा जाते हो। 40 में क्या हो जाता है, 39 हाफ पा जाते हो। तो वो टीचर जब आके कहता है, क्या कहता है कि इस वाले आदमी से, मान लो कोई भी नाम है, इसको ए मान लिया, इसको बी, तो उस टाइम पे आपको क्या कहता है कि बी के रिस्पेक्ट में ये बहुत अच्छा है, बी के रिस्पेक्ट में ए बहुत अच्छा है। ऐसा कहता है ना कि भैया तुम अच्छे हो, तुम पढ़ते हो, तुम बहुत पढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे काबिलियत की तारीफ के आगे भी एक और भी तारीफ करने वाला बंदा है जिसका नाम ए है, मतलब तुम्हारे सापेक्ष वो बहुत अच्छा है। समझ रहे हो ना? तो एक दूसरे से ये कंपेराइज किया गया कि नहीं किया गया, यही है रिस्पेक्ट। यही क्या है? रिस्पेक्ट। वो वाला सम्मान वाला नहीं जो फूफा जी के आते ही पैरवा पकड़ के रोने लगते हो, अरे फूफा जी गजब, तो उस टाइम वाला नहीं, ये इसके रिस्पेक्ट में ये वाला है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में बात की जाती है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आई बात? क्लियर हो रही है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मीडियम के अकॉर्डिंग सेकंड मीडियम के लिए होता है। समझ रहे हो? जब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जब बात किया जाता है तो उसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एक ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। देखो, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐसा कहता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पढ़ना। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हमें यही बातें नहीं समझ में आती थी, ये सापेक्षता क्या होता है, रिलेटिविटी क्या होती है, सापेक्षता क्या होता है। तो जब 9th में जो आइंस्टीन वाला चैप्टर पढ़ा गया ना, 9th में अल्बर्ट आइंस्टीन का एक इंग्लिश में चैप्टर है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया हुआ है कि जैसे कोई आदमी है, कोई भी आदमी है, तो वहां पर एक 2 लोग बैठे हुए हैं, एक ओल्ड आदमी है और एक लड़की है। ये गर्ल है, बहुत ही कम एज की है, बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत का मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा, एकदम दिखने से ही लग रहा है कि भैया परी उतर आई, अप्सरा उतरी है। समझ रहे हो? एक बूढ़ा आदमी है और दूसरी लड़की है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आइंस्टीन ने बताया कि अभी मान लो ये दोनों बैठे हुए हैं और हम इनके पास जाते हैं, तो इसके पास, बूढ़े आदमी के पास जब हम जाते हैं बैठने के लिए, तो हमारे जो 2 मिनट का टाइम होता है वो 2 घंटे के बराबर लगता है। ऐसा लगता है मानो पहाड़ टूट गया है बेचारे। जब हम बूढ़े आदमी के साथ बैठते हैं उस टाइम पे ऐसा होता है, लेकिन जब हम यही चीज इस लड़की के लिए करते हैं, किसी लड़की के पास जाके बैठ जाते हैं, तो भैया 2 घंटे जो काम है ना, 2 घंटे का टाइम है, लगता है सिर्फ 2 घंटा का नहीं, 2 मिनट का काम। समझ रहे हो? वो 2 घंटे तुम्हें कितने के बराबर लग जाते हैं? 2 मिनट के बराबर लग जाते हैं। यही रिलेटिविटी का जो है यही नियम है। उन्होंने यही बात कह रखी हुई है कि बूढ़े आदमी के पास बैठने पर 2 मिनट का टाइम भी 2 घंटे लगता है, वही खूबसूरत कन्या के पास अगर 2 घंटे बैठ जाओ तो वो 2 मिनट के बराबर लगता है। यही रिलेटिविटी। और जिस टाइम मैंने ना ये पढ़ा, अरे क्या बताएं, गजब से दिमागों में बैठ गया, तब से रिलेटिविटी में कोई दिक्कत नहीं आई है। अरे तो शुक्र मनाओ कि अल्बर्ट आइंस्टीन इंग्लिश में आ गए, नहीं तो आज तक रिलेटिविटी समझ में ही नहीं आती।
तो तुम लोग भी देख लो, ये वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना है इंग्लिश में, रिलेटिविटी का, अल्बर्ट आइंस्टीन का, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो ये जरूर पढ़ लेना। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट मीडियम के अकॉर्डिंग सेकेंड मीडियम का जो आपका रिलेटिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सेकेंड मीडियम अपन फर्स्ट मीडियम हो जाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को ही क्या कहते हैं, उस पदार्थ का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसे स्मॉल n से ही डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर डिनोट करता है, आपको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, मैंने अभी तक आपको ये अपवर्तन तो बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल आपको नहीं बताया कि डेली लाइफ में देखो फिजिक्स क्या होती है, वो डेली लाइफ के यूज के लिए होती है। कहा जाता है कि एक अच्छा फिजिशियन वही है जो अच्छा ऑब्जर्वर हो, मतलब एक बार देखे और उसे हर चीजें बखूबी समझ में आ जाए। जैसे आप कहीं जाते हो ना, तो क्या होता है कि एक ही झलक आप किसी चीज को देख पाते हो, लेकिन वो चीजें अगर आपने माइंड कर ली तो समझ लो एक आप अच्छे फिजिशियन हो। अगर नहीं कर पाते हो तो समझ जाना खुद से ही कि मैं फिजिक्स पढ़ता तो हूँ, सिर्फ पढ़ता हूँ, रट्टा मारता हूँ बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो हमें एग्जाम्पल पूछा जाता है कि अगर मान लो यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है या फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कैसे समझेंगे हम रिफ्रैक्शन हो रहा है या नहीं। तो उस टाइम पे आप देखते हैं कि एक ग्लास ले लिया, ग्लास में हमने क्या कर लिया, पानी भर लिया, बहुत सारा क्या है, पानी भर लिया हुआ है, ये पूरा फुल कर लिया हुआ है, बस पानी निकलने ना पाए, नहीं फिर से पोछा वछा मारना पड़ेगा, समझ रहे हो, ऐसा मत करना। पानी भर लिया बहुत सारा। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक 10 रुपए वाला सिक्का, भैया जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वही 10 रुपए वाले रखना, बाकी सब 2 रुपया 1 रुपया ना, अठन्नी रख लियो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना, अठन्नी वाला सिक्का डाल दो। अब सिक्का डालने के बाद क्या होता है कि ये सिक्का जो एकदम नीचे आया हुआ है, ग्लास हमारा काफी ज्यादा डीप है, मतलब गहराई में है, पानी भरा हुआ है। अब मैंने जब इसमें एक कॉइन डाला तो ये कॉइन क्या होता है, पानी में पड़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ऊपर रखा हुआ है। क्या हुआ है, बहुत ऊपर ही रखा हुआ है, ये कॉइन क्या है, बहुत ऊपर आया। अभी मैं झट से हाथ डाल के निकाल सकता हूँ, लेकिन जब आप हाथ डालते हैं ना तो इतना ज्यादा हाथ अंदर चला जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। और रिफ्रैक्शन कैसे होता है कि ये लाइट रेज जब इस पे पड़ती है ना, तो जब इस पानी से टकराती हैं और टकरा के इधर साइड से जब निकलती है ना, तो आपके आंखों तक पहुंचती हैं, जिससे आपको लगता है कि ये क्या होता है, सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, समझ रहे हो। कभी कभी देखते हो कि अभी मान लो ये सिक्का ना डालकर हम क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं और पानी में खूब बढ़िया सा एक, अभी आजकल जो मैजिक वाला आता है ये फुलाने वाला, वो भी आप क्या करते हैं, उसमें तिरछा ऐसे करके डालते हैं कि नहीं, ऐसा करके डाल देते हैं। तो वहां पर देखिएगा, ये जब कोई भी परख नली ही ले लो, जरूरी नहीं है यही ले लो, कुछ भी आप डालते हैं तो जैसे पेंसिल डालते हो ना, पेंसिल डालने के बाद क्या होता है, ये आपको तिरछा दिखाई देता है, सीधा भी डालो ना तिरछा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। ऐसा क्यों होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया ना रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ में आया। अच्छा, जैसे लाइट रेज वन मीडियम, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया लाइट रेज वन मीडियम से अदर मीडियम में जा रही है, तो उसमें क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। जैसे एक स्थान से, जैसे ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारी मौसी का घर है। अब तुम जब अपने घर से इनके घर जाते हो तो उस टाइम पे आपका क्या बदलता है, रहना, खाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, यहाँ तक कि रिस्पेक्ट करने का जो आदत है, हैबिट है, वो भी बदलना पड़ता है। जो मुंह से गाली निकलती है ना हर टाइम पे एक एक वर्ड पे, तो वो भी आपको बदलना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर इज्जत का सवाल होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी सभी चीजें बदल गई कि नहीं, एक घर से जब दूसरे घर गए सभी चीजें बदल गई। तो वैसे ही जब एक मीडियम से आप दूसरे मीडियम में आते हैं, एक मीडियम से लाइट रेज दूसरे मीडियम में आती है, तो क्या क्या बदलता है और क्या क्या नहीं बदलता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब एक लाइट रेज वन मीडियम टू अदर मीडियम जाती है ना, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती। क्या चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है।
लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती, फ्रीक्वेंसी एक जैसी ही रहती है, सिर्फ वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इन केस आप वेवलेंथ देखते हैं, वेवलेंथ देखते हैं ना, वेवलेंथ दिखाई नहीं देता है, देखते भले अभी कहेंगे हाँ देखते हैं हर बात पे, तो वेवलेंथ दिखाई नहीं देता है, वेवलेंथ सिर्फ होता है। तो वेवलेंथ जो है ये भी चेंज हो जाता है, मतलब वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं चेंज होता, फ्रीक्वेंसी। जब लाइट वन मीडियम टू अदर मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, बाकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है और साथ में वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है? ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ठीक है। इसके बाद आपका पढ़ाने पे आते हैं हम टोटल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल रिफ्लेक्शन? टोटल रिफ्लेक्शन ये आपको कल बताया जाएगा, टॉपिक थोड़ा अलग है, कल बताते हैं, ठीक है। इसी पर हम वीडियो को अंत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और साथ ही साथ गलतियों को भी बताइएगा। ऐसा नहीं है कि गलतियां हुई नहीं होंगी, जो कुछ भी छूटा होगा वो आप बताएंगे, ठीक है।